अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ आश इमरान साजन है फ्रॉम जीनियस रैकेट्स। और ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किस परेशानी में घिर जाते हैं। तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि यार हमने ये किया, हमने वो किया, उसने ये किया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है। उसको करने के लिए किसी चीज़ का होना या करना चाहिए नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस पे तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस पे वीडियोस बन रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे बहुत सारे वीडियोस। लेकिन उसमें मैंने जितने भी वीडियोस देखे, जितनी भी रिसर्च देखी, बहुत सीनियर लोगों की, डॉक्टर्स की और आयुर्वेदिक की जो कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन काम कर रही हैं उनकी, बहुत सारे लोगों की देखी, किसी ने भी उसका सही ओरिजिन या सही वजह नहीं बताई। वो जितनी भी वजूहात बताते हैं कि इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, वो सारी वजूहात हम सब अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। यानी वो सारी वजहें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। जो वो वजह बताते हैं वो कॉमन वजूहात हैं। जितनी भी सारी कॉमन उसकी वजूहात हैं, वो सब हर इंसान तकरीबन 10 में से 9 अफराद उन चीज़ों का शिकार होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि फिर भी उन सब को या हमें वो बीमारी नहीं लगती। लेकिन जब किसी को लगनी होती है तो फिर उसके लिए किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। उसका इलाज अभी तक सही इलाज ढूंढा जा रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो सका है। और अगर है तो वो इतनी महंगी, उसकी मेडिसिन और लोशन या जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि कोई आम तो छोड़े, एक अच्छा स्टेबल आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता इजीली। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं, इसी म्यूज़िक फील्ड से हैं। वो बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत पावरफुल और बड़ी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उनको इस बीमारी ने घेर लिया। जिसके बाद उन्होंने इस बीमारी की वजह से बहुत जगह जाकर एक्सपीरियंस भी किया और उनको फिर इसका पता भी चला कि वो कहाँ कहाँ गए और कितना इलाज कराया, कितना पैसा पानी की तरह बहा। और साथ साथ लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें जो उस बीमारी के बाद एक्सपीरियंस हुई वो शायद उनको पहले नहीं पता थी या किसी को भी पता नहीं होती। लेकिन आज वो जिस जगह पे पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको इस बीमारी को, जिसको वो कैरी कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, साथ साथ अपने दुनियावी मामलात भी देख रहे हैं, दीनवी मामलात भी देख रहे हैं। सारी चीज़ों को लेके चलना उस बीमारी के साथ बहुत मुश्किल तरीन है। तो लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंच के जब वो इस बीमारी को कैरी कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है, चल गई हैं, एक्सपीरियंस हो गया है कि जो वो जिन लोगों को नहीं पता और खुदा न खास्ता उनको वो बीमारी हो जाती है तो उनके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। तो आज हम उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे ताकि वो बहुत सारे मरीज़, दोस्त, हमारे जानने वाले या कोई भी जो शख्स, जो व्यूवर्स हैं, उनमें से किसी को अल्लाह ना करे बीमारी अगर है या वो जानते हैं किसी को बीमारी है तो वो उसके लिए हेल्पफुल मतलब उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, उनकी मदद कर सकती है और उनके आगे आने वाली मुश्किलात को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो हम चलते हैं, शिराज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी शिराज, आप बताइए कि ये किस तरह बीमारी शुरू हुई और क्या एक इसका बैकग्राउंड था, आपको क्या स्टार्ट में हुआ फील? नॉर्मली ऐसा हुआ था कि मेरे सर में थोड़ी सी डैंड्रफ स्टार्ट हो गई थी, तो मैं नॉर्मली इसको ले रहा था कि मुझे भी पता नहीं था कि ये सोराइसिस है। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक्सपोज मुझ पे 4 साल के बाद हुआ है। अच्छा। तो मैं नॉर्मली मकसद, हमको कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं एक जनरल फिजिशियन के पास चला गया। मैंने उनको बताया कि सर में मेरे काफ़ी डैंड्रफ है और काफ़ी इचिंग वगैरह होने लगी है। तो नॉर्मली उन्होंने जो शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, जो ऑइंटमेंट शैम्पूज़ होते हैं, वो उन्होंने देना शुरू कर दिए। तो मैं काफ़ी अर्से तक मकसद उसको कंटिन्यू रखा मैंने, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो गई थी और ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करता हूँ कि मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं पूरी बॉडी पे होता है कि सोराइसिस के, आप पूरी बॉडी पे आपको रेड कलर के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसमें काफ़ी इचिंग हो जाती है, फिर वो कुछ अर्से के बाद अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, फिर वो स्टिल लाइट ग्रे कलर के हो जाते हैं। अब उसमें काफ़ी इचिंग होती है। और फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे काफ़ी सारे शैम्पूज़ वगैरह लिख के दे दिए। वो इतने महंगे होते हैं, यानी कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता
और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात जिस टाइप के हैं, इतनी महंगी मेडिसिन्स को कंटिन्यूटली यूज़ करना एक काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी वजह से आदमी काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि मैं भी कहाँ से मकसद इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा। तो फिर हुआ ऐसा कि मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जा चुका था, मैं ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे एक दोस्त है मेरे, उन्होंने बताया कि एक इंटीरियर में डॉक्टर है, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, आप वहाँ चले जाओ। तो मैं फिर वहाँ गया, उनको जाके दिखाया, तो वो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कहा कि आपको सोराइसिस है। इससे पहले यहाँ कराची में जितने भी डॉक्टर्स थे, मैंने काफ़ी फीसेस दे के उनको दिखाया, लेकिन किसी ने ये बताया नहीं था मुझको सोराइसिस। अब मुझे डॉक्टर ने बताया कि सोराइसिस, एक हफ्ते तक तो मुझे इस बीमारी का नाम ही याद नहीं हो पा रहा था कि इतनी टिपिकल डिजीज़। फिर जैसे ही उसने मुझको बताया कि सोराइसिस है, फिर वो एक्सपोज होना शुरू हो गया बॉडी पे। तो बिल्कुल इसकी ओपनिंग ये अलामत शिराज ने बताई हैं कि सर में जो है वो ख़ारिश के साथ साथ जो है डैंड्रफ, खुश्की शुरू हो गई और फिर वो कंट्रोल में नहीं आती शैम्पू से। अगर उसी वक्त इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद ये इस हद तक आगे नहीं जाती। अब आप सोचें कि जनरली हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बीमारी किसी को किसी वक्त भी हो सकती है, इसमें हमारा या आपका कोई हाथ नहीं, अल्लाह का करम है। और जिन पे होती है फिर अल्लाह पे उनका करम होता है, फिर वो उनको उस तरफ लेके जाते हैं। आज शिराज माशाल्लाह इसको कैरी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत का काम है ये कि जो कि कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता इस बीमारी को। तो देखें कराची में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतनी जगह पे उन्होंने चेकअप कराया नहीं था, और सिंध के एक गाँव में एक डॉक्टर थे, उन्होंने देखते ही इनको कह दिया, जब ये वहाँ बैठे हुए थे गए तो वो डॉक्टर साहब थे नहीं, जब वो आए उन्होंने इनको देखा तो एकदम देख के चौंके और फिर अंदर जाके इनको सबसे पहले बुलाया और देखते कहा कि बेटा आपको तो सोराइसिस है। तो इसके बाद फिर क्या सिलसिला रहा? फिर बस फिर उसके बाद मैं जब ये डायग्नोज हो गया कि मुझको सोराइसिस है, तो फिर नॉर्मली कराची में जो एक हॉस्पिटल है रीगल में, जिसको चमड़ा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, तो मैंने वहाँ दिखाना शुरू किया। तो फिर उन्होंने अपने पास से दवाएं देते हैं। असल में स्टडीज इतनी ख़राब है कि आज रूम नंबर 5 में जो डॉक्टर बैठा हुआ है, जब आप सेकंडली जाते हैं वहाँ पे तो उस रूम में दूसरा डॉक्टर होता है। फिर आपके पास रिटर्न में कोई ऐसी स्लिप वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है कि बस कि फिर उस डॉक्टर को प्रीवियस आपका रिकॉर्ड पता हो कि उसने आपको क्या ट्रीटमेंट दी थी। तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि मकसद ये तरीक़ेकार गलत है। फिर उसके अलावा ये कि वो हॉस्पिटल के अंदर जो शैम्पूज़ वगैरह जो इतनी महंगी सारी चीज़ें देते हैं, वो उसका प्रॉपर हल नहीं है। मकसद आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो कुछ टाइम के बाद फिर वो अभी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही आपको दोबारा से होना शुरू हो जाता है सोराइसिस। अच्छा, उसमें जो है ना सोराइसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, बहुत खुजली होती है और आपका दिल चाहता है खुजा के ऐसी तैसी कर दें आप। और सोते में और सर में बहुत होती है, जागते में, चलते फिरते उठते में, मतलब आपको चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता। अच्छा, अब ये है, लेकिन शिराज इसमें ये होता है कि जब आपको बीमारी और डॉक्टर अगर चेंज भी हो रहा है तो आपको अपना खुद रिकॉर्ड एक मेंटेन करना चाहिए मेडिसिन्स का। वो अभी जब वो वक्त के साथ ही एक्सपीरियंस होता है ना आपको कि अब मकसद अब मैं जो फर्स्ट डे जो मैंने मेडिसिन ली थी, मुझे अब तक पता है कि मैं क्या कर चुका हूँ, मुझे किन मेडिसिन से फ़ायदा है। एक्चुअल जो वो चमड़ा हॉस्पिटल है, जो प्राइवेटली आपको मेडिसिन देते हैं वो वहाँ पर नहीं मिलती। तो और सोराइसिस एक पीक की आपको इचिंग होती है, एक नॉर्मली जो ख़ारिश होती है वो वाला सिन नहीं है। तो वो जो मेडिसिन देते हैं वो सोराइसिस पेशेंट को बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो अब वो फिर जो प्राइवेट डॉक्टर आपको देखता है वही प्रॉपर तरीके से आपको ले सकता है तो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल तो जो वो लोग देते हैं मेरी समझ में उसको नहीं आता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब वहाँ पे जो प्राइवेट आप करवाते हैं किसी से, वो आपको विटामिन डी या ओमेगा 3 इस तरीके के देता है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं होती चीज़ें सारी। तो ये खपतान कौन से फ़र्क पड़ता है विटामिन डी और ओमेगा 3 से? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बल्कि मेरा माइंड इस तरह से है कि आप इन चीज़ों की नेचुरल सोर्स जो है उसको यूज़ करें, ना कि आप वो भी कर लें जब आप मकसद इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप उसको कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आप नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं ताकि आप जल्दी से रिकवर करें। लेकिन इसकी जब तक जितनी मैंने रिसर्च की उसमें ये है कि ये होती है ज़्यादा नेगेटिव सोचों से, टेंशन से, और खाने की आप अपनी बैलेंस डाइट को डिस्टर्ब करते हैं, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, कभी लेट खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, खाने की टाइमिंग्स आपकी डिफरेंट होती है, और जंक फूड आप ज़्यादा खाते हैं, बाहर का प्रोसेस फूड आप ज़्यादा खाते हैं, और नेगेटिव सोचों के साथ साथ प्रोसेस फूड के साथ साथ आपका खाने की टाइमिंग आउट हो जाती है, सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग।